डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के संपूर्ण किताब से 10 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी इन प्रश्नों को देख लीजिए, इसका उत्तर भी मैं आज ही की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए द्विनिषेचन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे नर रहेगा, तो जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा यानी अंड कोशिका के साथ प्रवेश करके अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और दूसरा नर युग्मक दोनों दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। देखिए जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका में दो नर केंद्रक उपस्थित होते हैं और ये दोनों नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। इनमें से जब ये भ्रूण कोश में पहुंचते हैं दोनों, तो इनमें से एक नर युग्मक जो होता है वो मादा अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, अंड कोशिका के केंद्र में पहुंचकर उससे संलयित हो जाता है। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक होता है वो ध्रुवीय नर केंद्र, जो ध्रुवीय नर केंद्रक है, दो ध्रुवीय नर केंद्रक होता है, तो उनके साथ संलयित होता है। तो यहाँ पे एक मादा युग्मक के साथ संलयित हुआ और दो ध्रुवीय केंद्र, यानी यहाँ पे 3 बार संलयन हुआ, तो इसलिए इस क्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं। इस क्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिसंलयन रहेगा, यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में 2 बार संलयन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। जैसे कि देखिए एक नर युग्मक जो है एक वास्तविक मादा युग्मक से हुआ और दूसरा जो है दो ध्रुवीय केंद्रक से हुआ, तो यहाँ पे 3 बार निषेचन हुआ, इसलिए संलयन इस प्रकार की इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। और यहाँ पे एक ही भ्रूणकोश में 2 बार संलयन हो रहा है, यानी 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। उत्तर देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के बिना नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण होता है, ऐसे प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। ऐसे पौधों को, पौधे की इस निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं असंग जनन कहते हैं, यानी जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को ही असंग जनन कहते हैं। देखिए असंग जनन 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए, एक है कायिक जनन और दूसरा है अनिषेक बीजता। क्या दूसरा है अनिषेक बीजता। यहाँ पे देखिए अनिषेक बीजता, यहाँ पे देखिए कायिक जनन क्या होता है। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनते, किसी किसी कलिका से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे कि आलू, गन्ना, हल्दी आदि। अब देखिए अनिषेक बीजता क्या होता है। अनिषेक बीजता, इस प्रकार से अनिषेक बीजता लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं अनिषेक बीजता, जैसे कि मक्का और धतूरा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंड जनन। तो देखिए अंड जनन क्या होता है। देखिए अंड जनन कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। देखिए क्या होता है, अंड जनन कोशिकाओं से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन या फिर अंडाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरा होती है। देखिए नंबर 1 है गुणन प्रावस्था। देखिए गुणन प्रावस्था में क्या होता है, सॉरी गुणन अवस्था, यह अवस्था जन्म से पहले ही अर्थात कि भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकल हो जाती हैं। देखिए गुणन प्रावस्था क्या होता है, यह जन्म से पहले की अवस्था है, यानी कि जब भ्रूणकोश पूरा होता है, भ्रूण अवस्था,
तो क्या होता है इसमें, जो यहाँ पे पट्टिकाएं होती हैं वो एकत्रित हो जाती हैं। जनन कोशिका की अंडाशयी जो पट्टिका होती है वो एकत्र हो जाती है। ये होता है गुणन प्रावस्था। उसके बाद दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। क्या है? वृद्धि प्रावस्था। तो देखिए वृद्धि प्रावस्था, यह अवस्था बहुत लंबी होती है। यह अवस्था क्या होती है? बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था में ही यह प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं आकार में कुछ बड़ी होती हैं। जो वृद्धि प्रावस्था है ये क्या है? गुणन प्रावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। जब भ्रूण अवस्था में होता है, यानी जब बच्चा भ्रूण होता है तभी ये प्रारंभ हो जाती हैं और ये बहुत समय तक चलती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्राथमिक जनन कोशिका होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है। उसके बाद देखिए तीसरा होता है परिपक्व अवस्था। तो देखिए परिपक्व अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जब पुटिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद द्वितीयक अंडाणु कोशिका बनती है तथा इसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से होगा। देखिए क्या होता है परिपक्व अवस्था। इसमें क्या होता है? जब पुटिका परिपक्व होती है, जब जो पुटिका होती है परिपक्व हो जाती है तो उसमें उपस्थित जो प्राथमिक कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है? द्वितीयक अंडाणु बनता है। इनके द्वारा ही क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ये होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है लिंग सहलग्न। यहाँ पे देखिए क्या है? लिंग सहलग्न वंशागति। यहाँ पे रहेगा वंशागति, लिंग सहलग्न वंशागति। तो देखिए दैहिक लक्षणों के वही जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उसे लिंग गुणसूत्र के साथ वंशागत होते हैं, उसे लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। इसकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। देखिए क्या होता है लिंग सहलग्न वंशागति? दैहिक लक्षण यानी शारीरिक लक्षण के वही जीन जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और उसी लिंग गुणसूत्र के साथ वंशागत होते हैं, यानी उसी के साथ पिता से पुत्र में जाते हैं, उसे ही कहते हैं लिंग सहलग्न जीन। और इसकी वंशागत को कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। जैसे कि अगर आपके पिता में कोई कोई रोग है तो अगर आप में भी है तो ये हो गया वंशागति रोग, यानी लिंग सहलग्न रोग। आगे देखिए अगला है यक्ष सहलग्न लक्षण। तो देखिए ऐसे लक्षण जिनमें जीन गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं उसे यक्ष सहलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे कि उत्पन्न रोग, वर्ण अंधता, यहाँ पे रहेगा वर्ण अंधता, हीमोफीलिया, दोनों अगर ये रोग है तो ये क्या है? एक्स सहलग्न लक्षण है। दूसरा है वाई सहलग्न लक्षण। तो देखिए ऐसे लक्षण जिनमें वाई गुणसूत्र, जिनमें क्या होता है? वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं उसे वाई सहलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे कि कर्ण पल्लव पर मोटे बाल, जैसे कान पर मोटे बाल, जो कर्ण पल्लव होता है उस पर मोटे बाल। उसके बाद देखिए क्या है? एक्स वाई सहलग्न लक्षण। देखिए एक्स वाई सहलग्न लक्षण ऐसे लक्षण जिनमें एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं। इनकी वंशागति समान ऑटोसोमल लक्षण की स्त्री व पुरुष के में समान भांति के होते हैं। ऐसे लक्षण जो होते हैं एक्स वाई सहलग्न लक्षण का, जैसे कि गुर्दे का रोग, ये होता है एक्स सहलग्न लक्षण, एक्स वाई सहलग्न लक्षण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग क्या है? देखिए ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी देखिए जो सेक्स के द्वारा रोग फैलते हैं उसे यौन संचारित रोग, जैसे यौन से द्वारा, जैसे कि जिसे कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल क्रिया में जो रोग फैलते हैं उन्हें कहते हैं, ये क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग, यानी जो यौन से संचारित होते हैं, फैलते हैं। आगे देखिए इसमें पहला एड्स। तो देखिए एड्स क्या होता है? देखिए यह एक क्या है? घातक रोग है। जो एड्स है क्या है? एक घातक रोग है, घातक यौन संचारित रोग है जो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। प्रारंभ में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक यह पूरे शरीर को प्रभावित कर चुका होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। जो एड्स होता है या क्या होता है? यह एक घातक यानी बहुत ही खतरनाक यौन संचारित रोग होता है।
जो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। प्रारंभ में इसके अक्षर जो है दिखाई नहीं देते, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक यह पूरा शरीर को खराब कर चुका होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ कोई संबंध बनाएगा, असुरक्षित संबंध, तो यह फैलेगा उसमें। देखिए इसका लक्षण, निरंतर ज्वर या पेशियों में दर्द, निरंतर बुखार रहेगा और मांसपेशियां दर्द करेंगी। रात को अचानक से पसीना आना, शरीर के भार में निरंतर कमी आना, यह है एड्स के लक्षण। अब देखिए अगला है सुजाक। तो देखिए सुजाक क्या रोग है? यह भी एक यौन संचालित रोग है, लेकिन एड्स के जितना घातक नहीं होता है। यह नाइजीरिया गोनोरी क्या है नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है, जो सुजाग होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? मूत्र मार्ग में अत्यंत जलन होना, स्त्रियों में महिमारी प्रभावित होना और जनन अंग में सूजन आना। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप लोग जैसे कि जो पेशाब करता है, जिनको रोग होता है, उनमें अत्यंत जलन होती है। स्त्रियों में क्या होता है, जो स्त्रियों में पीरियड आता है उसका समय निश्चित नहीं होता, समय कभी जल्दी हो जाएगा कभी देर हो जाएगा। और फिर जनन अंग पर क्या हो, सूजन हो जाता है, खुजली होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, DNA पुनर्योगज तकनीकी का मानव हित में उपयोग बताइए। तो देखिए हमारा हेडिंग है इंसुलिन। यह एक प्रोटीन है जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसमें ए श्रृंखला तथा दूसरी बी श्रृंखला होती है। ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। किनके द्वारा? डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। ए श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल से तथा बी श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल से बनी होती है। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा ही संभव होता है। प्राकृतिक रूप से इंसुलिन का स्राव मनुष्य के अग्नाशय में उपस्थित बी कोशिकाओं के द्वारा होता है तथा इसी के अल्प स्राव से मधुमेह रोग होता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो देखिए माइक्रोराइजा, कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को ही माइक्रोराइजा कहते हैं। इस संबंध में कवक मृदा से जल एवं पोषक तत्वों को अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पादपों को प्रदान करते हैं तथा पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। जो कवक होता है मिट्टी से जल और पोषक तत्व को अवशोषित करके पौधों को प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, पौधों को भोजन मिलता है। अनेक रोगजनक जैसे कि सूक्ष्म जीव भी मृदा में पाए जाते हैं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये जीवाणु पादपों को रोग से बचाते हैं। जो कवक होते हैं ये सभी क्या करते हैं, इससे माइक्रोराइजा जो होता है ये क्या करता है, पौधों को रोग से बचाता है। आगे देखिए जो माइक्रोराइजा होता है क्या था, कवक अनेक प्रकार के पौधों के साथ क्या है, सहजीवी संबंध बनाते हैं। यही संबंध ही माइक्रोराइजा होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो उत्तर देखिए, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है। देखिए जैसे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही का निर्माण करता है, ये भी खाद्य पदार्थ है, घरेलू खाद्य पदार्थ। इसके अलावा इडली, डोसा, ब्रेड, पनीर आदि का भी उत्पादन होता है। इससे जीवों से औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन बियर यानी जो बियर होता है उसको बनाने में किया जाता है। विस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में किया जा रहा है। प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन भी पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से होता है। तो ये होता है घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, देखिए ब्रेड, पनीर और फिर डोसा, इडली आदि सब बनते हैं। और फिर इनसे जो विस्की, दारू, रम इनका भी निर्माण होता है। तो फिर और जो पेनिसिलिन है इसका भी निर्माण होता है किससे, पेनिसिलिनियम नोटेटम सूक्ष्म जीव से। तो ये सभी हैं इसके महत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के क्षति के क्या कारण है। तो देखिए उत्तर, जैव विविधता के क्षति के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1,
अंधाधुंध वनों की कटाई जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण है। यहाँ पे रहेगा क्षति। दूसरा है गैर कानूनी रूप से वन प्राणियों का शिकार। तीसरा मनुष्य की क्रियाकलाप से वनों में लगने वाली आग। चौथा है अत्यधिक प्रदूषण और पांचवा है वन प्राणियों को पर्याप्त खाद्य सामग्री प्राप्त न होना। ये सभी जैव विविधता के क्षति के प्रमुख कारण हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। तो देखिए उत्तर, जंगली जानवर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो जंगल में अन्य जीव की संख्या बढ़ जाएगी तथा पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। जो देखिए जो जंगली जानवर होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं, जैसे कि वो किसी जीव को खाते हैं, कोई जीव दूसरे जीव को खाता है। जैसे कि देखिए आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि जो मेढक है, मेढक इसको जो कीट है, कीट को मेढक खाता है। अब मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, इससे मोर को कोई और जानवर खाता है। तो देखिए अगर इसमें से कोई जानवर खत्म हो गया, मर जाए, जैसे कि मान लीजिए मेढक मेढा मर गया, मेढक की प्रजाति खत्म हो गई, तो जब मेढक प्रजाति खत्म हो जाएगी तो कीटों की संख्या बढ़ जाएगी। कीटों की संख्या बढ़ जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आ जाएगा। और मान लीजिए अगर सांप मर गए, सांप की संख्या खत्म हुई तो मेढकों की संख्या बढ़ जाएगी, मेढकों की। अगर अगर मान लीजिए सांप मर गए तो क्या होगा, मेढकों की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर मोर मर गए, सभी मोर विलुप्त हो गए, तो सांपों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। और देखिए इसके लिए कदम क्या उठाना चाहिए सरकार को। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। देखिए यहाँ पे रहेगा निम्नलिखित। नंबर 1, वनों की आवश्यक कटाई पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा है वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाना चाहिए, यानी वृक्ष लगवाने चाहिए। जंगली जीवों के शिकार पर रोक लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।